चलिए प्रश्न पढ़िए जो नहीं समझ में आ रहा है। पढ़िए सवाल, पढ़िए। क्या समझ में नहीं आ रहा पूछिए। हाँ हाँ पूछिए, सवाल पूछिए। एक सेकंड। ब्रह्म राक्षस की मिथकीय प्रयोग। व्याख्या करते हुए जीवन की त्रासदी पर। किस साल का सवाल? 2019 है ना। तो हम लोग इस सवाल का उत्तर देखते हैं। प्रश्न ये है कि ब्रह्म राक्षस के मिथकीय प्रयोग। ब्रह्म राक्षस कविता है। आप जान रहे हैं कि कविता कब की है? 1964 की है और मुक्ति बोध की कविता है। और मुक्ति बोध नई कविता के हस्ताक्षर हैं। नई कविता के हस्ताक्षर। हस्ताक्षर का मतलब रचनाकार। तो ब्रह्म राक्षस, पहला तो ये सेंटेंस। दूसरा है मिथकीय प्रयोग। कैसे हम लोग उत्तर लिखते हैं कि व्याख्या, तो पहले तो इस पर लिखना है फिर इस पर लिखना है। करते हुए जीवन की त्रासदी पर प्रकाश डालें, तो तीसरा पॉइंट ये है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये। तो प्रश्न के 3 अलग अलग हिस्से। तो अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? तीनों हिस्सों का समानुपात लिखना होता है। ठीक है। तो इस प्रश्न में सिविल सेवा 2019 का ये सवाल है और ये मैक्सिमम आपका सवाल कितने अंक का होता है? 20 अंक का हो सकता है। ये 15 अंक का, 10 अंक का, 3 तरह के सवाल होते हैं। तो आपकी तैयारी कितने अंकों की होनी चाहिए? 20 अंक की, जो मैक्सिमम। 20 अंक का मतलब है 250 शब्द। तो आपकी तैयारी के लिए 250 शब्द का आंसर आप तैयार रखेंगे सबके लिए। तो 10 अंक वाला भी हो जाएगा, 15 अंक वाला भी हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम यही आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि लिखे कैसे और कैसे अच्छे अंक आएंगे। तो इस प्रश्न के 3 पार्ट हैं। पहला है ब्रह्म राक्षस का परिचय देंगे। नहीं, तो ब्रह्म राक्षस का परिचय ये हुआ कि ब्रह्म राक्षस नई कविता की प्रतिनिधि रचना है। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रह्म राक्षस कविता और इस प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्म राक्षस के मिथकीय प्रयोग की व्याख्या करते हुए जीवन की त्रासदी पर प्रकाश डालें। तो आप 1-2 लाइन लिखेंगे इस पर। ब्रह्म राक्षस कैसी कविता है? नई कविता। यानी ये प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद का ही विकास किसमें हुआ? नई कविता में। और स्वतंत्र भारत की कविता है। और ये कविता कहाँ संकलित है? चांद का मुंह टेढ़ा टेढ़ा। ये कविता संकलन। और मुक्ति बोध की कविता है कि ब्रह्म राक्षस के मिथकीय प्रयोग की व्याख्या करते हुए जीवन की त्रासदी। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन का। सबसे छोटा पार्ट है शीर्षक लिखना ब्रह्म राक्षस के बारे में। इस पर मुश्किल से आपको खर्च करने हैं 20 से 40 वर्ड, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ये तो भूमिका है, तो भूमिका तो छोटी होती है, केवल परिचय भर है। तो ब्रह्म राक्षस जो कविता है वो एक काव्य संकलन है, चांद का मुंह टेढ़ा है, उसी में संकलित है। मुक्ति बोध की प्रतिनिधि रचना है, 1964 में रचित है और स्वतंत्र भारत में। इतना आपने भूमिका लिख दिया। अब आप पूछ रहे थे कि ये प्रयोगवाद में है कि नई कविता? दोनों तो एक ही है। इसी का विकास तो नई कविता में। तो हम ये वास्तव में 1964 में रचित है, तो नई कविता की उपलब्धि हुई। ठीक है। लेकिन चूंकि प्रयोगवादी कवि भी हैं, प्रगतिवादी कवि भी हैं, नई कविता में भी हैं, तो इसलिए हमने ये शब्द लिखा। ठीक है, चूंकि प्रयोगवाद का ही विकास नई कविता है। तो कविता में एक विचार होता है, विचारधारा होती है, तो वही विचारधारा कंटिन्यू करती है। अगर बिल्कुल कोई ड्रास्टिक विचारधारा अलग हो गया
तो अलग दिखाई देगा, लेकिन इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। यानी जो विचारधारा मुक्ति बोध का 1940 के दशक में है, वही 50 के दशक में है, और वही 60 के दशक में, और उसी विचारधारा और उसी आधार पर उन्होंने क्या लिखा है, कविताएं लिखी। ठीक है, तो आपने केवल भूमिका लिख दिया, हो गया। अब दूसरा है क्वेश्चन का पार्ट, मिथकीय प्रयोग। तो फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे हम, दूसरा पॉइंट है मिथकीय प्रयोग। इसमें थोड़ा ज्यादा समय देंगे। किससे? इससे, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये तो भूमिका का पार्ट है। फिर क्वेश्चन का पार्ट है मिथकीय प्रयोग। तो आप जानते हैं कि ब्रह्म राक्षस एक मिथक पर आधारित। तो आप कहेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि मिथक होता क्या है। तो आप कहेंगे कि मिथक, हाँ, ऐसी अवधारणा है, एक कंसेप्ट है, एक विचार है जो तर्क पर आधारित नहीं होता, सत्य पर आधारित नहीं होता। मिथक किसको कहते हैं? जो रीजनिंग बेस्ड नहीं है, और जो ट्रूथ भी नहीं, सत्य भी नहीं, लेकिन समाज उसको सत्य मानता है ना। लेकिन किंतु क्या होता है, किंतु समाज उस सत्य को स्वीकारता है, स्वीकार करता है। एक लाइन में यह बता दिया कि मिथक होता क्या है। मिथक क्या होता है? मिथक ऐसी अवधारणा है, ऐसा कंसेप्ट है जो वास्तव में सही नहीं होता, तर्क भी नहीं होता, कोई रीजनिंग नहीं है, कोई बुनियादी विवेक पर आधारित नहीं है, किंतु पूरा का पूरा समाज उसको सच के रूप में स्वीकार करता है। ऐसे बहुत सारे मिथक हैं। जैसे, हाँ, जैसे कोई कहे कि भाई शादी विवाह जो है 7 जन्मों का नाता है। अब बताइए, ये मिथक है? नहीं, इस जन्म के बाद आपको पता ही नहीं है कि क्या होगा। लेकिन अब किसी से कहिए तो क्या होगा, लोग कहेंगे कि नहीं, 7 जन्मों का हम स्वीकार करते हैं। समाज उसको क्या करता है, स्वीकार करता है। जैसे ये मिथक है कि कोई व्यक्ति जब अधूरे सपनों के साथ मर जाता है तो राक्षस बन जाता है। ये तो सत्य है नहीं, लेकिन सब स्वीकार करते हैं इसको। तो ये ब्रह्म राक्षस कविता इस मिथक पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने अधूरे स्वप्नों के साथ मृत्यु को प्राप्त करता है, तब वो राक्षस योनि में, प्रेत योनि में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपने पहला लाइन ये लिखा, दूसरा उस मिथक को लिखा कि प्रेत योनि में चला जाता है। और फिर तीसरा लाइन आप लिखेंगे कि देखिए, इस कविता में ब्रह्म राक्षस जो है मध्य वर्ग का प्रतीक है, मध्य वर्ग, बुद्धिजीवी का प्रतीक। ब्रह्म राक्षस का मतलब क्या हुआ कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी है, उसका प्रतीक है। और ये बुद्धिजीवी अपने सपनों के साथ मर गया। अब किसमें जन्म ले लिया? ब्रह्म राक्षस हो गया। अब ये ब्रह्म राक्षस रहता कहाँ है? बावड़ी में रहता है, शहर से दूर, सूनी बावड़ी में रहता है। और इसी कल्पना, इसी सत्य और इसी मिथक पर यह कविता आधारित है। और ये बताया गया कि ये जो ब्रह्म राक्षस जो मर गया है, आखिर ये क्यों मर गया है और इसके सपने क्या थे। तो ये आपने मुश्किल से 4 वाक्य यहां पर, पहले वाक्य में मिथक को बताया, फिर बताया कि मिथक है क्या, फिर बताया कि मध्य वर्ग है, और मध्य वर्ग के सपने क्या थे और कैसे मर गए। 4 लाइन यहां लिखा। अब क्वेश्चन का तीसरा भाग जो है, ये मुख्य भाग है कि जीवन की त्रासदी पर प्रकाश डाले। ये मुख्य भाग है। व्याख्या करते हुए ये काम कीजिए, प्रकाश डालिए किस पर? नहीं, ब्रह्म राक्षस। तो भूमिका 2 लाइन, मिथकीय प्रयोग की व्याख्या कीजिए, लेकिन मेन काम क्या है कि जीवन की त्रासदी पर प्रकाश डालिए। यही मेन पार्ट, मेन पार्ट है। तो इसका मतलब है कि कम से कम 100 शब्द यहां पर आपको लिखना है। यहां पर 30 या 40 शब्द लिखना है, यहां पर 50 शब्द लिखना है, यहां पर 100, 125, 125 शब्द लिखना है। फिर 20 शब्द किसका लिखना है? निष्कर्ष लिखना है। फिर आपको 20 से 30 शब्द क्या लिखना है? ठीक है, तो मूल पार्ट क्या है कि जीवन की त्रासदी। अब इस पे आइए, जीवन की त्रासदी, इसी पर हमको लिखना है कम से कम 100 से लेकर के 125 शब्द। इसका मतलब 2 या 3 पैरा। किसके जीवन की त्रासदी? मध्यवर्ग।
मध्य वर्ग के जीवन की त्रासदी, ट्रेजेडी इसको। तो मध्य वर्ग के जीवन की त्रासदी क्या है? पहला त्रासदी है कि ये द्वंद्व में रहता है। अब इसमें पॉइंट फॉर्म में या पैराग्राफ में लिखना है। अगर पैराग्राफ भी लिखते हैं तो उस पॉइंट को क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, कि परीक्षक को आसानी हो। परीक्षक बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं देनी। आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ उन तक क्या हो जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। कई बार हम लोग लिखते हैं, सोचते हैं कि वो जान ले, ऐसा नहीं होता। ये आपकी ड्यूटी है। जैसे अतिथि अच्छे से खा ले, ये ड्यूटी किसकी है? होस्ट ड्यूटी है, नहीं कि आपने दे दिया एक ही साथ तुम खाते रहो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपकी ड्यूटी है कि वो कैसे, तो आप उसको पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं, या जैसे भी जिस फॉर्म में लिखिए। आपका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि परीक्षक समझ ले। ठीक। तो ये द्वंद्व में रहता है, ये त्रासदी। द्वंद्व किसका है? आत्मचेतस का और विश्व चेतस का। अब इसको थोड़ा समझाइए। आत्मचेतस मतलब सेल्फ सेंटर्ड, अपने लिए जीना। नहीं, आत्मचेतस का मतलब क्या हुआ? अपने लिए। जैसे जो मध्य वर्ग है वो जीता किसके लिए? अपने लिए या देश के लिए? अपने लिए जीता है। और सोचता किसके लिए? राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, समाज के लिए। वो चाहता है कि समाज सुंदर हो, लेकिन खुद वो किस में जीता है? उसको जब कुछ भ्रष्टाचार का मौका मिलता है तो कर लेता है, लेकिन सोचता है कि समाज में न रहे, है ना। इस द्वंद्व में वो जीता है, और इस द्वंद्व में जीते जीते अंततः क्या हो जाता है? मरे पक्षी संविदा हो जाता है। दूसरा त्रासदी क्या है? अब त्रासदी मतलब होता है दुख का भाव। त्रासदी किसको कहते हैं? त्रासदी एक शब्द है, हाँ समझ ही लीजिए, अच्छा अच्छा शब्द है। हाँ, ट्रेजेडी इसको अंग्रेजी में कहा गया। नहीं, इसको समझ लीजिए। त्रासदी का भाव कब होता है? कोई भी व्यक्ति अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ या हानि को प्राप्त हुआ, लास्ट में दुख का भाव हुआ, और वो व्यक्ति अच्छा था। मान लीजिए कि रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ तो त्रासदी नहीं, क्योंकि रावण को लोग बुरा समझ ही रहा था। बुरा व्यक्ति का अंत हुआ तो ताली बजाई, अच्छी बात है। नहीं तो खुशी का बात है। लेकिन अगर अभिमन्यु मारा गया, दुर्योधन मारा गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अभिमन्यु मारा गया तो लोगों को क्या लगा? दुख। क्यों दुख हुआ? क्योंकि अभिमन्यु छोटा बच्चा था, वो वीर था, वो स्वाभिमानी था, वो युद्ध भूमि में गया, सब लोग सामने थे। वो कह रहा था कि अकेले, युद्ध भूमि का नियम क्या है कि एक वीर से दूसरा वीर लड़ेगा, गदा वाले से गदा वाला लड़ेगा, तलवार वाले से तलवार। ये नियम था, पहले से बनाया हुआ नियम था। अब अभिमन्यु ने कहा कि भाई एक एक करके आओ, कर्ण को आना है तो एक अकेले लड़ो, दुर्योधन को लड़ना है तो अकेले लड़ो। अब उसमें वीर गति को प्राप्त होता तो दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो तो युद्ध का नियम था। लेकिन अभिमन्यु को मिल करके मारा गया, युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके सब लोग मिल गए, और मिल करके चारों तरफ से घेर करके मारा गया, फिर पीछे से मारा गया। अब पाठक जो है और जो दर्शक है, उसको लगे कितना बुरा हुआ इसके साथ। ये चूंकि ईमानदार था, ये चूंकि भला व्यक्ति था, और भला व्यक्ति था, इसको लोग घेर करके क्या कर दिए, तो पाठक के मन में क्या भाव आया? त्रासदी का भाव आया। ये त्रासदी मतलब अफसोस, पश्चाताप के साथ जो दुख का भाव है। दुर्योधन मारा गया तो नहीं आया, ये जो भाव आया इसी को त्रासदी कहते हैं। यानी जो व्यक्ति मारा जाए अपनी ईमानदारी के कारण, सत्यवादिता के कारण, कर्मठता के कारण और नैतिकता के कारण। जैसे होरी मारा गया। होरी एक किसान है, वो लगातार काम करता रहा, एक ही सपना था गाय रखने का, लेकिन पाठक को क्या लगा कि बहुत बुरा हुआ। अब ये बहुत बुरा हुआ तब वो भाव जन्म लेता है, उसको क्या कहते हैं? अगर वो गलत होता तब वो भाव जन्म नहीं लेगा। जैसे विलेन मारा जाता है तो आपको क्या है, अच्छी बात है, आप हॉल से निकलते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा हुआ, सत्य की विजय हो गई और असत्य की क्या हो गई? हार हो गई। तो अब ये मध्य वर्ग चाहता तो ये था, इसलिए इसमें शब्द आया क्या? त्रासदी। यानी जो पाठक के मन में ये आया कि नहीं, मध्य वर्ग के साथ गलत हो रहा है, यद्यपि इसमें कमियां हैं, लेकिन जो एक भाव पैदा हुआ, तो क्यों हुआ? ये द्वंद्व में रहता है। क्यों त्रासदी हुआ? इसका अंत क्यों बुरा हुआ? द्वंद्व में रहता है। दूसरा कमी क्या हुआ?
बताइए, अहंग्रस्त रहता है। तीसरा कमी क्या हुआ? विषयांतर संघर्ष करता है। विषयांतर मतलब उसको तो संघर्ष करना चाहिए था समाज में, नहीं विषय से अलग। जैसे संघर्ष आपको करना है सिविल सेवा की तरफ, लेकिन आप करने लगे कहीं और। हाँ, कहीं भी करने लगे, है ना, कहीं भी करने लगे, तो विषयांतर संघर्ष करने लगे। तो मध्य वर्ग क्या कर रहा है भाई? उसको इस बावड़ी से निकलना चाहिए, वो यहाँ पे संघर्ष कर रहा है, यहीं पर ऊपर नीचे कर रहा है, जबकि उसको बाहर निकल करके तब तो वो समाज के लिए काम करता है। नहीं, तो विषयांतर से यानी अपने ही बावड़ी में वो कैद। चौथी बात, वो जोखिम नहीं लेता। ये सब त्रासदी के कारण। इस पर प्रकाश डालना है, इस पर कुछ उदाहरण, और फिर लास्ट में आपको क्या करना है? निष्कर्ष लिखना है कि ये मध्य वर्ग की। हाँ, तो वही लिखना है ना, त्रासदी पर प्रकाश। जीवन के त्रासदी ही तो यही है भाई, जो उसका चला जाना, मरे पक्षी सा विदा हो जाना, या लिख रहे हैं कि पिस गया वह दो कठिन पाटों के बीच। ये दो कठिन पाठ हैं, इन्हीं दोनों के बीच वो क्या हो गया? पिस गया। तो पाठक के मन में एक त्रासदी हुआ, तो बताएंगे ना कि यही तो त्रासदी है ना, मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। लेकिन लास्ट में कहना है, निष्कर्ष में लिखना है कि ठीक है, ये त्रासदी का शिकार हुआ और पाठक के मन में ये भाव आया, लेकिन पाठक ये चाहता है कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल शिष्य होना चाहता हूं। ये कहाँ जाएगा? निष्कर्ष। जब निष्कर्ष आप 20 शब्द लिखेंगे तो एक लाइन लिखेंगे कि इसके इस त्रासदी के बावजूद भी ये संघर्षरत तो था ही। अगर इस संघर्ष नहीं करता, यहीं बैठा रहता और मर जाता, तो कोई त्रासदी नहीं होती। भाई कुछ किया ही नहीं, लेकिन ये तो किया, मंत्र थ्योरम इतिहास दर्शन सब पढ़ा। ये बात अलग है कि गलत दिशा में पढ़ा, व्यवहारिक नहीं था, जिसके कारण ये अंततः क्या हुआ? मारा गया। तो पाठक के मन में एक भाव पैदा हुआ, भाई इसने किया तो, लेकिन ये गुरु प्राप्त करने के लिए भी भटका, लेकिन कोई गुरु ही नहीं मिला। यानी जब ये संघर्ष कर रहा था उस समय अगर कोई गुरु मिल जाता है इसको, है ना, वो गुरु प्राप्त करने के लिए भटकता है। लेकिन चूंकि अब समय कैसा आ गया है? पैसे वाला समय आ गया है, मुद्रा आधारित समय आ गया है, तो इसलिए इसको जो गुरु भी मिला वो सब पैसे चाहते थे, और पैसे चाहते थे तो कोई हृदय वाला गुरु नहीं मिला जो इसकी बातों को समझता और फिर समझ करके इसको क्या देता? दिशा देता। अब कह रहा है कि नहीं जी, मैं ब्रह्म राक्षस का शिष्य होना चाहता हूं। तो ये आप क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। अब ऐसे लिखेंगे तब जाकर के अंक मिले।